यस सर, दिख लो। मैंने तुमको चैप्टर स्टार्ट कराया था फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको फॉरेन करेंसी का मतलब बताया था। मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया की करेंसी को छोड़कर, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर, दूसरे देशों की जितनी करेंसी है सबको हम लोग फॉरेन करेंसी कहते हैं। होता ही है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी पूरी दुनिया में नहीं चलती है, तो हमें इसे क्या कराना होता है, दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करवाना होता है। इसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ये बात आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी, हाँ या ना? यस सर। जैसे आपको अगर किसी तरह की पेमेंट करनी होती है दूसरे देशों में, आपको अगर किसी दूसरे देश में पेमेंट करनी है, तो आप एक बात बताओ, आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होगी कि आपको बेचनी होगी? डिमांड करोगे कि सप्लाई करोगे? आपको अगर विदेशों में पेमेंट करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे कि सप्लाई करोगे? बोलो, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा कि आपको फॉरेन एक्सचेंज बेचना होगा? आप बताओ। सौम्य, अंश, श्रेयांश बोलो। सर चाहिए होगा। चाहिए होगा तो हम डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? डिमांड। डिमांड करेंगे। डिमांड करने का मतलब उतना रुपए हम दे देंगे और उतने रुपए के बदले क्या खरीद लेंगे सामने वाली एजेंसी या बैंक से? फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेंगे ताकि हमें पेमेंट हो सके, हम पेमेंट कर सके। और जब हमें रिसिप्ट होगी तो हमको कुछ नहीं करना है, सामने वाला क्या करेगा, हमें फॉरेन करेंसी सप्लाई करेगा, हम उसको कन्वर्ट करा देंगे किसमें? अपने इंडियन रूपी में। तो जब भी पेमेंट करनी हो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है, और जब भी पैसे आने वाले हो तो फॉरेन एक्सचेंज की आपके यहाँ सप्लाई हो जाती है। दूसरे देश के लोग फॉरेन करेंसी इंडिया में बेचते हैं और हम उसको एक्सचेंज करा देते हैं रूपी में। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? यस सर। हम इंडियन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हमको विदेशी से मतलब है नहीं। पहली बात तो ये समझो, हम भारतीय आदमी है, हमको अगर विदेश में कोई पेमेंट करनी होगी हमें फॉरेन एक्सचेंज खरीदना पड़ता है, मतलब उसकी डिमांड करनी पड़ती है। वैसे ही विदेशों में जब हम कुछ बेचते हैं तो वो लोग हमें फॉरेन करेंसी सप्लाई कर देते हैं, जिसको हम लोग इंडिया में एक्सचेंज करवा देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। बेटा, तो हम कब कब डिमांड करते हैं? तो जैसा कि मैंने बोला, पेमेंट करते समय फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करना होता है। तो हम कब कब डिमांड करते हैं यार? जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं या जब हम विदेशों में घूमने जाते हैं तो हमें वहां पेमेंट करनी होती है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। जब कब कोई भी हम एसेट खरीदते हैं या कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब हमारा कोई रिश्तेदार रह रहा है उसको गिफ्ट भिजवाना, उसको कोई पेमेंट करना, या जब हमें स्पेकुलेशन करनी होती, खरीद के रख लेते हैं, रेट बढ़ने या घटने पर बेच देते हैं, तब हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। बात ध्यान आई, समझ आया? ये पढ़े थे, आया ना? यस सर। एकदम ये लिस्ट है, याद रखना। इंपोर्ट के समय, टूरिज्म के समय, एसेट खरीदते समय, यूनिलैटरल ट्रांसफर में डाउट है कि समझ आ गया? ये बताओ। सर आ गया मेरे को समझ। बाकी श्रेयांश, अंश समझ आया बेटा तुम लोग को कि नहीं आया? यस सर। यस सर, क्लियर है। स्पेकुलेशन करना मतलब फॉरेन एक्सचेंज खरीद खरीद के प्रॉफिट कमाना। हमें सप्लाई कब होती है? जब हमारे देश में पैसा आएगा। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो जिस देश में एक्सपोर्ट करें वहां का पर्सन फॉरेन करेंसी भारत भेजेगा। वैसे ही अगर हमारी कंपनियों में कोई, हमारे देश में कोई इन्वेस्ट करना चाहे या जमीन खरीदना चाहे, एसेट खरीदना चाहे, शेयर खरीदना चाहे, तो फॉरेन एक्सचेंज भारत में आएगा, सप्लाई होगी। दूसरे देशों से देश में पेमेंट आती गिफ्ट के फॉर्म में, या किसी भी तरह से अगर कोई पेमेंट करे, रेमिटेंस आई, तो फॉरेन एक्सचेंज भारत में आ रहा है। फॉरेन का पर्सन भी हमारे रुपी को खरीद के रखता है। क्यों खरीद के रखता है? ताकि रेट बढ़े या घटे तो बेच सके। तो जब वो रुपी खरीदता है तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आती है। वैसे टूरिस्ट जब आते हैं अब्रॉड से तो वो भी फॉरेन करेंसी हमारे देश में लेकर आते हैं। तो तुमको डिमांड और सप्लाई समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। यस सर आ गया। ये करेंसी एप्रिसिएशन, ये कर्व भी कराया नहीं, करवाऊंगा। करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन समझ आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। यस सर आया। बेटा चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, फट 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 जवाब चाहिए मेरे को, साए साए जवाब देना बिना लेट करे। ठीक, तुम ये पहचान के बताओ मेरे को कि एप्रिसिएशन हो रहा है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है? एप्रिसिएशन हो रहा है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये पहचान के बताओ और फटाफट जवाब देना। ठीक है, क्या हो रहा है? पहले 2 पौंड की कीमत $3 थी, अब जो है वो हो गई है 2 पौंड की कीमत $4। तो डॉलर का क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन हो रहा है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है?
बोलो बोलो, जवाब चाहिए भाई। पहले 2 पॉइंट $3 थी, अब 2 पॉइंट की कीमत $4 हो गई है। एप्रिसिएशन है कि डेप्रिसिएशन? सर डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन। मैं सवाल ये पूछूं कि पॉन्ड का क्या हो रहा है ये बताओ, और डॉलर का क्या हो रहा है ये बताओ, तो क्या अप्रिशिएट हो रहा है और क्या डेप्रिशिएट हो रहा है? सर डॉलर डेप्रिसिएट हो रहा है और पॉन्ड एप्रिशिएट तो सेम है। डॉलर सेम ही है। हो रहा है और पॉन्ड डॉलर के मुकाबले कांस्टेंट है सर वो। एप्रिशिएट। डेप्रिशिएट अगर एक करेंसी होगी तो जस्ट अपोजिट एप्रिशिएट होगी उसकी दूसरी। बात समझ में आई मेरी? यस सर। ऐसा ही आता है। दूसरे सवाल का जवाब देना, दोनों ट्रीटमेंट बताना क्या हो, दोनों ट्रीटमेंट बताना। पहले $2 का 95 रुपए पड़ता था, अब $2 का 150 रुपए पड़ रहा है। तो इसमें बताओ डॉलर का क्या हो रहा है और रूपी का क्या हो रहा है? रूपी को देख के बताओ, एप्रिशिएट डेप्रिशिएट? रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है और सर। डॉलर का एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिसिएशन हो रहा है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। ओके, कर लेंगे सर। अगला सुनो। एक सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू पहले 52 रुपए था, अब एक सिंगापुर डॉलर 50 रुपए का हो गया। बोलो। सर रुपीज एप्रिशिएट। रुपीज Appreciate. एप्रिशिएट। और डॉलर? सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट। मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो तुम बना पाओगे कि नहीं, पहले बोल दो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये बना पाओगे कि नहीं बताना। तुमको ये बताना है कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी कि सप्लाई होगी। तो तुमने जो कल टेस्ट दिया था, परसों टेस्ट दिया था, उसका पेपर अभी थोड़ी देर में चेक करके भेज दूंगा मैं, ठीक है? यस सर। घर में दिखाया करो ये टेस्ट होते हैं तुम्हारे, पिछला बताए हो घर में टेस्ट का? यस सर। अभी दे दी देना, सेकंड चैप्टर का दे दोगे शाम को? यस सर। आंश यस सर। यस सर। चलो यार, Yes, sir. डिमांड होगी कि सप्लाई होगी, मेरे को फटाफट आंसर चाहिए तुम लोग से। हो क्या रहा है? इंडियन गोइंग टू यूएस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी कि सप्लाई होगी? सर डिमांड होगी। सर डिमांड होगी। बताओ क्यों? सर इंडिया देश वाला से वहां पैसे जा रहा जा है रहे ट्रीटमेंट हैं। कराने, तो यहाँ पे डिमांड होगी, समझ गए? यस सर। यस सर। डोनेशन ऑफ 500 मिलियन रिसीव्ड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट यूएस। सर सप्लाई। सर अपने सप्लाई देश हो में रहा पैसा है। आ रहा है। सर सप्लाई कैसे आ रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना। सर सप्लाई। डिमांड। डिमांड। क्या होगा? डिमांड की सप्लाई। सामान खरीद रहे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा सर सर। आएगा। आएगा। इंपोर्ट जाएगा। आता है। जाएगा जाएगा। जाएगा जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज की क्या करोगे? डिमांड। डिमांड। भाई डिमांड करोगे ना, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, वही तो विदेश में पेमेंट करोगे। सही बात है गलत बात? यस सर। इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर एमबीए। भारत का स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है एमबीए करने, रिसिप्ट होगी कि पेमेंट होगी? रिसिप्ट है कि पेमेंट है?
सर सप्लाई होगा। सोच के बोल। नहीं नहीं नहीं। सर डिमांड होगा, सर डिमांड। भाई इंडियन फीस पे करेंगे। आएगा, फीस पे करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के रुपये में नहीं कर सकता ना, उसको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना पड़ेगा ना। यस सर। कंफ्यूज हो गए कि समझ आ रहा है? सर आ रही क्लियर है समझ। सर। फॉरेन टूरिस्ट विजिट टू सी ताजमहल। सर सप्लाई। सर सप्लाई। आएगा ना, भारत में पैसा लेकर आएगा। ठीक। परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड। सर डिमांड। डिमांड। सौम्या purchased $500 as speculation. सौम्या ने $500 खरीदे स्पेकुलेशन मोटिव से, रेट बढ़ेगा तो बेच देगी। डिमांड की सप्लाई। बोलो बोलो बोलो। सर सप्लाई। डिमांड। तुमने खरीदा ना, यस सर। अरे खरीदा ना $500, खरीद के रखा है, यस सर। तो बेच दोगे। तो तुम फॉरेन एक्सचेंज की क्या कर रहे हो? डिमांड सर कर। लेकिन जैसे अपने देश में पैसे आएगा ना, क्या बेटा? मैंने खरीदा है पैसे तो, मैंने खरीदा है तो पैसे तो अपने देश में आ रहे हैं। कहाँ पैसे आ रहे? तुमने तो $500 खरीदा स्पेकुलेशन के लिए, होल्ड करके रख रहे हो। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो तुमने तो खर्चा किया है, अभी रिसीव कहाँ हुआ है? इसको बेचोगे, सेल करोगे तो पैसा आएगा। यस सर। आप समझ में आई कि गई? आगे सर। आ गया। डेविड परचेज इंडियन रुपीज। सर सप्लाई। तो जब ये इंडियन रुपी खरीदेगा तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। बात समझ आई? डेविड यूके का है। मैं बोलता भाई, जब हम फॉरेन करेंसी खरीदते हैं तो रुपी जाता है, और जब वो इंडियन करेंसी खरीदेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन करेंसी आएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। कंसेप्ट कितना क्लैरिटी है ये बताओ यार। डिमांड सप्लाई का, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का एकदम अच्छे से समझ। सब पूरा क्लियर है। क्लियर है? यस सर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आएंगे, बना दोगे हाँ या ना? यस सर। यस सर। टोटल 3 क्लास का चैप्टर है, दूसरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट करना रहेगा। बात समझ आई? यस सर। चलो आज आगे बता रहा हूं, जो बात बहुत अच्छे से सीख लो, अच्छे समझ लो। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे बेटा आज आप देखते हो रोज रुपये और डॉलर का रेट बढ़ता घटता रहता है कि नहीं, हाँ या ना बताओ? यस सर। यस सर। इससे बेटा ऐसा नहीं था। अलग अलग तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट चलते हैं दुनिया में। ठीक। सबसे पहला जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट। बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम ये होता है कि एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये गवर्नमेंट जब डिसाइड करने लग जाए तो इसे फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट। अब इसकी मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूं। पहले दुनिया में फिक्स एक्सचेंज रेट ही चलता था। अलग अलग देश की सरकारें डिसाइड करती थी कि उनकी फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा। जैसे अगर फिक्स एक्सचेंज रेट पे जाएं तो यहाँ पर फिर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता था। जैसे मेरा इंडिया का 1 रुपए है, अब मैं अगर यूके से कोई सामान खरीदने जा रहा हूं तो बता देते थे कि 1 रुपए की कीमत यूके में पॉन्ड्स में कितनी पड़ेगी, वो बता देते थे। फिर ना ये कम होती थी ना ज्यादा, फिक्स रेट रहा करता था।
हमारी करेंसी का रेट दूसरी करेंसी से फिक्स रहा करता था, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव या कम ज्यादा नहीं होता था। यहाँ गवर्नमेंट रेट को फिक्स कर देती थी, इसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते। पहले बताओ, बात समझ आई थोड़ी बहुत कि सिर के ऊपर से गई? सर उस टाइम मतलब एक ही वैल्यू जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी वही रहता था, कम वही। ज्यादा नहीं होता था। कम ज्यादा नहीं होता। अब गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करे, किस वैल्यू पे फिक्स करे? तो इसमें ना जो मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यू में तुम लोग को पूछेगा, बहुत अच्छे से याद रखना। 1870 से लेकर 1870 से लेकर 1914 तक पूरी दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती थी। किस पे चलती थी? गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ करेंसी is tied up with gold। जिस देश में ज्यादा सोना उस देश की करेंसी की ज्यादा कीमत, जिस देश में कम सोना उस देश की करेंसी की कीमत कम। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते थे। ये 1870 से 1914 तक चलता था। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। तो जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूं। $1 इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर आपको $1 चाहिए तो उसके लिए कितना गोल्ड आपको देना पड़ता था? 5 ग्राम गोल्ड देना पड़ता था। ये गोल्ड स्टैंडर्ड पहले ये चला करता था 1870 से लेकर 1914। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई। फिर ये सिस्टम थोड़ा सा बदला। फिर क्या हुआ? 1944 से लेकर 1971 तक। कब से कब तक? 44 से लेकर 1971 तक ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड चलने लग गया। क्या चलने लग गया? ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड। ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड। आपसे पूछेगा ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड कब से कब तक था, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 1944 से 1971 तक था। गोल्ड स्टैंडर्ड सर कब से कब तक था? 1870 से लेकर 1914 तक था। तो बेटा ये जो ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड है इसमें क्या किया गया? वैल्यू ऑफ करेंसी was tied with डॉलर। पूरी दुनिया ने बोला कि अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, तो अच्छी ट्रेडिंग के लिए हर करेंसी को हम इक्वेट कर देंगे या जोड़ देंगे किससे? डॉलर से। जैसे अभी क्या इंडिया का एक रेट चलता है ना, $1 इज इक्वल टू मान लो 82 रुपीज चल रहा है। मतलब अगर आपको $1 खरीदना तो 82 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो हमने करेंसी को किससे टाई कर दिया? डॉलर से टाई कर दिया। इसे ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड बोलते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? गोल्ड स्टैंडर्ड में आपकी करेंसी जो थी पूरी दुनिया भर की, उसको किससे टाई कर दिया गया था? गोल्ड से। फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड हटा के ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड आया और अब करेंसीज को किससे टाई अप कर दिया जाता है? डॉलर से टाई अप कर दिया जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो सौम्या, श्रेयांश, अंश, समझ आया? यस सर। This system was given by IMF। IMF सुने हो कभी? इंटरनेशनल फंड। इन्होंने ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड लाया। तो अब आपको इससे क्या सीखना है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो हुआ करता था जहां गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट डिसाइड करती थी। शुरुआत में गोल्ड स्टैंडर्ड पर चली, फिर बाद में किस स्टैंडर्ड पर आ गई? ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड पर आ गई। चलो बताओ कितना समझ आई मेरी बात आपको? सर एक बार ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड बता दो ना। ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड मतलब आपकी जो करेंसी है उसको आप डॉलर से टाई करते हैं। पहले गोल्ड स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे? सोने से टाई कर देते थे कि अगर तुमको डॉलर या रुपये एक्सचेंज करना है तो सोने के बदले एक्सचेंज होगा। बाद में उसमें क्या कर दिया गया? दुनिया की हर करेंसी को डॉलर से टाई कर दिया गया कि पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रेडिंग करनी है डॉलर तो चलेगा ही चलेगा। किसी भी देश में घूमने जाओ, रुपये के बदले डॉलर दे दो, डॉलर खर्चा करो, सब एक्सेप्ट करेंगे। ये ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड है। समझ आया? यस सर, क्लियर है सर 44 से 71 के बीच में 82 रुपीज ही था, मतलब कम ज्यादा नहीं होता था। बाबा एग्जाम्पल दिया हूँ भाई, ये मैं तेरे को एग्जाम्पल दिया हूँ। उस टाइम तो 60 रुपए कुछ चलता था, सरकारी अमाउंट तो डिसाइडेड। सर नहीं, मतलब एक ही वैल्यू रहता था। मतलब फ्लक्चुएट होता था कि एक ही प्राइस था? एक ही फिक्स प्राइस रहता था भाई, ये प्राइस है तो यही है, इसी पे ट्रेड। बात समझ आई?
यस सर। यस सर। इसमें स्पेकुलेशन का कोई चांस ही नहीं था, मतलब इसको तुम खरीद बेच के नहीं कमा सकते थे, क्योंकि रेट जो था फॉरेन एक्सचेंज का क्या था, फिक्स था। पर इससे क्या है, कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है उतना ग्रो हो पा रहा था कि नहीं हो पा रहा था, ये बताओ, कि स्टैग्नेंट हो गया था। जैसे फॉरेन स्टैग्नेंट हो गया, क्योंकि फ्लक्चुएशन ना हो तो अर्निंग नहीं हो सकती है आपकी। भाई मतलब आप इंपोर्ट करोगे तो भी 82 रुपए रेट है, एक्सपोर्ट करोगे तो भी 82 रुपए रेट है। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई। अब ना बेटा एक टर्म दे रहा हूं, याद रखना, जब करेंसी को गोल्ड से जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया, गोल्ड से, तो इसको पैरिटी वैल्यू बोलते थे। क्या बोलते थे? पैरिटी वैल्यू। और जब डॉलर से जोड़ा गया करेंसी को तो इसको पेगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेगिंग। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज पेगिंग, तो आप बताओगे करेंसी इज टाइड अप विद डॉलर। और आपसे पूछेगा व्हाट इज पैरिटी वैल्यू, तो आप बोलोगे करेंसी इज टाइड अप विद गोल्ड। बोलो, बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? यस सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? फिर लोगों को लगने लगा या सरकारों को लगने लगा ये सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये सिस्टम को धीरे से क्या किया गया, सरका दिया गया, हटा दिया गया और दूसरा सिस्टम लाया गया। दूसरा सिस्टम लाया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या लाया गया? दूसरा सिस्टम क्या लाया गया? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता था, समझ लो, मीनिंग लिख दे रहा हूं, अ सिस्टम इन विच exchange rate is determined by forces of demand and supply. With no interference of government. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दुनिया में लाया गया, जहां बोला गया कि एक्सचेंज रेट की जरूरत ट्रेडिंग में पड़ती है। तो अब से जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, ये डिसाइड होगा डिमांड और सप्लाई से। एग्जांपल, अगर किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड हाई है तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड हाई है तो उसकी वैल्यू या उसका रेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अगर मैं बोलता हूं यूएस की डॉलर हाई डिमांड में है, तो मतलब आपका जो करेंसी है वो कमजोर पड़ गया है, यूएस डॉलर डिमांड में, रुपी डिमांड में नहीं है, तो यूएस डॉलर का रेट अपने आप हाई हो जाएगा। जैसे पहले एक यूएस डॉलर आपको जो 70 रुपए में मिल रहा था, डिमांड बढ़ने के कारण यही एक यूएस डॉलर अब 90 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, मतलब वो स्ट्रांग हो रहा है। अगर कोई चीज स्ट्रांग होती है तो दूसरी तो वीक हो रही है ना, आपका रुपी क्या हो गया, उसके सामने वीक हो गया। तो डिमांड सप्लाई का चेन तो यही है, जब आप किसी चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं तो रेट उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यूएस डॉलर एप्रिशिएट कर जाएगा और रुपी क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई, ये बोलो। यस सर। यस सर। और एग्जांपल दे दो यार, अगर सपोज करो सभी लोग दुनिया में इंडियन रुपी मांगने लग जाए तो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ी, डिमांड हाई हुई, सही? अब डिमांड हाई हुई तो रुपी स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? स्ट्रांग हो जाएगा सर। अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो क्या वीक होगा सर? डॉलर। डॉलर वीक हो जाएगा। डॉलर वीक हो जाएगा। तो भारतीय लोग का फायदा है कि नुकसान है? सर फायदा है। फायदा है। सस्ते में इंपोर्ट कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? बात में क्या बोल रहा हूँ? तो भाई फ्लेक्सिबल सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें गवर्नमेंट बोलती थी हमको कोई मतलब ही नहीं है फॉरेन एक्सचेंज से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है। ईमानदारी से बोलो, कितना क्लियर है? यस सर, क्लियर है एकदम अच्छे से किया। अब बताओ सर, एकदम अच्छे से। फिक्स और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये बताओ।
फिक्स और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस क्या आ रहा है? सर फ्लेक्सिबल में डिमांड एंड सप्लाई से फ्लक्चुएट होता था वैल्यू, उसमें एक ही वैल्यू रहता था। और वहां पे कौन कंट्रोल करता था एक्सचेंज रेट को? सर गोल्ड, सर तब गोल्ड और गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और यहाँ पे ऐसा कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। बात समझ आई? यस सर, एक तरह का ना इसमें भी दिक्कत ये थी, ये बेटिंग की तरह, जुए की तरह हो गया। कोई भी देश अगर ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है वो फायदे में, तो दूसरे देश का क्या होने लग जाता था? नुकसान होने लग जाता था। नुकसान। तो क्या हुआ, दुनिया को ये बात समझ आ गई, तो तीसरा सिस्टम लाए, और आज की डेट में पूरी दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है। इसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। क्या? कौन सा सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में अभी? मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का मतलब बेसिकली ये होता है कि द फॉरेन एक्सचेंज rate shall be determined by market forces, जैसे ऊपर पड़े फ्लेक्सिबल में वैसे ही मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट द सेंट्रल बैंक, हमारे देश में कौन है सेंट्रल बैंक? कौन है सेंट्रल बैंक? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट बाय इंटरवेंशन। बेटा क्या था, फ्लेक्सिबल रेट में ना डिमांड और सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो गई तो बेकाबू हो जाते थे फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ज्यादा रुपए के मुकाबले डॉलर बढ़ जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपी बढ़ जा रहा है, तो इससे देशों का नुकसान होता था। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम लाया गया कि अभी भी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होगा, पर आरबीआई जो है वो इंटरवीन करके फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकती है। मतलब अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो रेट को फिक्स करवा सकती है, रोक सकती है। बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? बात समझ में आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो। यस सर, आया समझ। सौम्या कितना समझ आया बेटा? सौम्या सर ये आखिरी वाला थोड़ा कम समझ आया, ऊपर वाले दोनों बहुत क्लियर हैं। देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होगा कौन डिसाइड किया? गवर्नमेंट किया। समझ गए? यस सर, यस सर। गवर्नमेंट को एकदम भगा दिया कि भाई गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। जो रेट डिसाइड होगा किस हिसाब से डिसाइड होगा? डिमांड और सप्लाई के। डिमांड एंड सप्लाई। अब इसको क्या हुआ, इसमें भी ना बहुत ज्यादा कई बार कुछ देशों का फायदा हो जाता था, कुछ देशों का नुकसान। तो सिस्टम क्या कर दिया गया? मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मतलब अभी भी जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही डिसाइड होगा, पर आरबीआई बीच बीच में इसको लेकर रूल्स बनाती रहेगी और रेट्स को कंट्रोल में रखेगी, मतलब फिक्स कर सकेगी। तो बस एक्स्ट्रा ये पड़ा कि इसमें आरबीआई का रोल आ गया, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ आई? यस सर, अब क्लियर है, क्लियर है यस सर। सर। तो ये चैप्टर टफ लगा क्या, ये बताओ? नो सर। टफ है? थोड़ा आप ध्यान दोगे, अभी नोट्स इसका मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा ध्यान दोगे, चैप्टर आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा ये बताओ? यस Yes, सर, बन sir. जाएगा। बस आज इतना करो। रिकॉर्डिंग कर दिया, चाहिए क्या रिकॉर्डिंग? यस सर। ठीक है। Yes, sir. कोई हिस्ट्री पढ़ देना, गोल्ड स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड, समझ आ गया ना? समझ आ Yes, sir, आ गया। यस सर। साल कब से कब तक था? ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड कौन लेकर आया? आईएमएफ लाई। ये समझ आ गया? पैरिटी और पेगिंग समझ आया कि नहीं आया? गोल्ड से जोड़ोगे तो पैरिटी, डॉलर से जोड़ोगे तो पेगिंग। समझ आ गया? ये ध्यान रहेगा कि नहीं, आया ना? यस यस सर। सर। आप इतना करो, कल क्लास में मेरे को मिलो 11:30 बजे, ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। सर हाँ, कल से मैं नहीं आ पाऊंगा क्यों नहीं आ पाएगा? सर, विशाखापट्टनम जा रहा हूँ मैं। क्यों जा रहा है कोरोना के टाइम में विशाखापट्टनम? शादी वादी है क्या? बस सर, हाँ सर, शादी है। शादी करने जा रहे हो? अबे चलो ठीक है,
कल 11:30 बजे मिलो। श्रेयांश और सौम्या तुम सर लोग ऑनलाइन ही ले लेना ना सर। जैसा तुम लोग बोलो, कैसे पढ़ना चाहते हो तुम लोग? सर ऑनलाइन ही ले लो ना प्लीज, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा फिर। ठीक है चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई, थैंक यू सर। ठीक है।